यूनिवर्स इज ए फुल ऑफ मिस्ट्रीज। यूनिवर्स में कुछ ऐसे भी राज हैं जिन्हें आज भी साइंटिस्ट नहीं समझ पाते हैं। यूँ तो जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि आसमान पूरी तरह से शांत है, लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी गतिविधियाँ होती रहती है जो हमारी सोच से परे है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में, जो लगातार हमारे ग्रहों और तारों को निगलते जा रहा और इसकी संरचना कैसे होती है वो भी जानेंगे। ब्लैक होल का निर्माण किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए तारों के विकास क्रम को समझना जरूरी है। दरअसल तारों का विकास गैलेक्सी में उपस्थित धूल और गैसों के अत्यंत विशाल क्लाउड से आरंभ होता है, जिसे नेबुला कहते हैं। नेबुला के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है और 23 से 28% हीलियम तथा छोटी मात्रा में कुछ भारी तत्व होते हैं। जब गैस और धूल से भरे हुए क्लाउड के घनत्व में वृद्धि होती है, उस समय क्लाउड अपनी ही ग्रेविटी के कारण संकुचित होने लगता है, यानी कि सिमटने लगता है। क्लाउड में संकुचन के साथ साथ उसके सेंटर में टेम्परेचर और प्रेशर में भी वृद्धि हो जाती है। अंततः टेम्परेचर और प्रेशर इतना अधिक हो जाता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस लगातार आपस में टकराने लगते हैं और हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ऐसे में तारों के अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन आरंभ हो जाता है। तारों के अंदर यह अभिक्रिया एक हाइड्रोजन बम विस्फोट के समान होता है। यह धमाके के बाद प्रकाश तथा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार वह क्लाउड ऊष्मा व प्रकाश से चमकता हुआ तारा बन जाता है। गैसों से निकली प्रचंड ऊष्मा से ही तारों का गुरुत्वाकर्षण संतुलन में रहता है, जिससे तारे अधिक समय तक अस्थायी बना रहते हैं। अंततः जब तारे के भीतर मौजूद हाइड्रोजन तथा अन्य न्यूक्लियस ईंधन खत्म हो जाते हैं तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने के लिए पर्याप्त ऊष्मा नहीं प्राप्त कर पाता है। ऐसे में तारा ठंडा होने लगता है। वर्ष 1935 में भारतीय फिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने यह स्पष्ट कर दिया कि अपने ईंधन को समाप्त कर चुके और द्रव्यमान से 1.4 गुना द्रव्यमान वाले तारे, जो अपनी ही गुरुत्व के विरुद्ध स्वयं को नहीं संभाल पाता है, उस तारे के अंदर एक विस्फोट होता है। विस्फोट के बाद यदि उसका अवशेष बचता है तो वह अत्यधिक घनत्व युक्त न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। आकाशगंगा में ऐसे बहुत से तारे होते हैं जिनका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से 3 या 4 गुना से भी अधिक होता है। ऐसे तारों पर गुरुत्व खिंचाव अत्यधिक होने के कारण तारा संकुचित होने लगता है, यानी कि सिमटने लगता है और स्पेस टाइम डेवलप होने लगती है। परिणामतः जब तारा किसी निश्चित सीमा तक सिमट जाता है और अपनी ओर के स्पेस टाइम को इतना अधिक झुका लेता है कि अदृश्य हो जाता है। यही वो अदृश्य पिंड होते हैं जिसे अब हम कृष्ण बीवर या ब्लैक होल कहते हैं। अमेरिकी फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने वर्ष 1967 में पहली बार इन पिंडों के लिए ब्लैक होल शब्द का उपयोग किया था। यदि पृथ्वी के पदार्थों का घनत्व लाखों करोड़ों गुना अधिक हो जाए तथा इनके आकार को 1.5 सेंटीमीटर छोटी सी दायरा में सिमट जाए तो ऐसी अवस्था में प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी भी प्रकाश किरणों को उत्सर्जित नहीं कर सकेगी और यह एक ब्लैक होल बन जाएगी। किसी भी ब्लैक होल के द्रव्यमान की तुलना में घनत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि सूर्य को सिमट करके इसकी 70 लाख रेडियस को 3 किलोमीटर किया जाए तो इसकी परिणति ब्लैक होल के रूप में होगी। हम जानते हैं कि पृथ्वी एवं सूर्य को इस प्रकार से सिमटना असंभव है, क्योंकि न तो पृथ्वी का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है और न ही सूर्य। बता दूं आपको कि अगर आप ब्लैक होल से 1 चम्मच मैटर को निकालते हैं तो इसका वजन 10 हाथियों के बराबर होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैक होल की कितनी डेंसिटी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।